पढ़ा दिए थे। आज फर्स्ट पेपर पढ़ाना था लेकिन फर्स्ट पेपर में नहीं पढ़ा जाएगा। आज कल परसों मंडे को देखा जाएगा। अभी कल आपका बैच नहीं चला था, उसकी वजह से सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। कम जगह नहीं हो। हम पढ़ा चुके थे आपको मौर्यकाल। मौर्यकाल में हमने आपको बता दिया था कि इस समय जो है स्तंभ, एक शिलालेख और ठीक स्तूपों का निर्माण हुआ। स्तूपों की पद्धति में, जिसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, हमने कहा अशोक के काल में 84,000 स्तूपों का निर्माण। ठीक है, पिछले टॉपिक पर हमने क्लियर किया था कि अशोक के काल में 84,000 जो है स्तूपों का निर्माण हुआ था। एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहे हैं। ठीक, मौर्यकाल इसमें हम क्या क्या बता चुके थे। ठीक, हमने बता दिया था आपको इसमें कि बौद्ध कला को वास्तु की दृष्टि से 3 भागों में, एक नंबर स्तूप, दूसरा स्तंभ और चौथा शिलालेख। ठीक है, शिलालेख 3 भाग बता दिए थे। स्तूपों में हमने बताया था कि सांची का स्तूप, जो सांची का स्तूप है, इसको सांची आवेक, इसको ककंद बोट भी कहा जाता है। ककंद बोट भी कहा जाता है। का निर्माण अशोक ने प्रारंभ करवाया और इसके जो तोरण द्वार हैं उसको शुंग पीरियड में निर्मित कराया गया था। स्तंभों में भी मैंने आपको बताया था कि 5 भाग होते हैं। सबसे पहला आपका इस तरीके से बनाया गया, ये तो आपका भाग होगा, इसको हम लाट कहते हैं। ठीक, इसके ऊपर ये कंठे की आकृति, ठीक, और उल्टा कमल, इसके ऊपर डबल डोर, इसके ऊपर चौकी और चौकी के ऊपर शीर्ष, कोई भी आकृति बनानी। इस तरीके से जो है आपका बताया गया था, जिसमें आपको बताया गया था शीर्ष, चौकी, कंठा, ये तो हो गया शीर्ष, दूसरा चौकी, तीसरा कंठा, ये जो है उल्टे कमल की आकृति, इसको बैठकी कहते हैं, बैठकी। और ये गोले कृत की जो आकृति है ये वाली, इसको कहते हैं मेखला। तो ये 5 भाग, इन 5 भागों को एक नाम दिया गया परगहा। शेष ये वाला भाग जो आपको सपाट दिख रहा है, इसको कहा गया लाट। इसके बारे में हमने आपको बताया, जिसमें सारनाथ के स्तंभ को पूर्ण जो है निरूपित करते हुए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की दिशाओं सहित आपको हमने बताया था। शिलालेख भी बताया और इसी काल में आपको बताया दीदारगंज यक्षी, जो चावर धारणी के नाम से भी जानी जाती है। हाथ में चाबुक पकड़े हुए है, हाथ में चाबुक लिए दर्शाई गई है, इसीलिए। और ये पटना के दीदार गंज से प्राप्त है, इसलिए इसको ठीक दीदारगंज यक्षी नाम दिया गया। और वर्तमान में पटना संग्रहालय में संग्रहित है। वर्तमान में पटना संग्रहालय में संग्रहित है। ये टॉपिक आपको क्लियर बता चुके हैं। इसी के साथ हमने बताया आपको तेलिन की यक्षी, इसी काल में तेलिन की यक्षी जो ग्वालियर से प्राप्त हुई है, मौर्यकाल की देन है। इसी के साथ में हमने आपको बताया कालसी शिला प्रज्ञापन कहां थी। कालसी शिला
प्रज्ञापन का हाथी। ठीक, इसी के साथ में आपको हमने उल्लेख कराया था धौली चट्टान का हाथी। ठीक, धौली चट्टान, धौली चट्टान का हाथी, हाथी इनके बारे में बताया था। ठीक, तो ये तो परिपाटी जो है आपकी मुख्यतः हमने आपको बता दी थी। ठीक, आज जो हम चल रहे हैं वो हमारा काल है नेक्स्ट मौर्य काल। जैसा कि आपको पहले से हम डायग्राम में बता चुके हैं, सबसे पहले ही आपको समझाया था कि उत्तर मध्य काल, पूर्व मध्य काल और प्राचीन काल। ठीक है, और आधुनिक काल। तो मध्यकाल को दो भागों में हमने उत्तर और पूर्व मध्य काल में बांटा था। इसके साथ में ही सबसे पहला प्राचीन काल, और हम अभी प्राचीन काल में ही प्राचीन काल के इतिहास को ही पढ़ रहे हैं। इसका काल हमने बताया था कि गुप्त काल के अंतिम समय तक लगभग में हमारा जो है प्राचीन काल ही माना जाता है। ठीक, तो प्राचीन काल में ही पढ़ रहे हैं। आपको ब्रह्मागत बता के आए हर्यक, शैशनाग, नंद वंश। ठीक है, और नंद वंश के अंतिम शासक महापद्मनंद के बाद जो है उनकी हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली और मौर्य साम्राज्य का इतिहास। और आज जो हम बताने जा रहे हैं वो हमारा ठीक उत्तर भारत में मौर्यों के ही अवशेष पर स्थापित शुंग राजवंश। ठीक, शुंग राजवंश। शुंग राजवंश की कला, शुंग राजवंश की कला। ठीक, अगर समय की बात करते हैं तो इसका समय जहां से उसका 184 या 185 था, वहीं से अंत होकर के और 72 ईसा पूर्व तक इस राजवंश का समय माना जाता है। ठीक, समय माना जाता है। इस राजवंश की एक विशेषता थी और वो ये थी कि अशोक के काल में जिन स्तूपों का निर्माण प्रारंभ कराया गया वह शुंग काल में यौवन पर पहुंचा। ठीक, अर्थात इस काल में जो शेष, और इसका कोई कार्य करना नहीं है। इस काल में नोट में क्या कर रहा है कि इसी काल में ठीक लाल बलुआ स्तूप में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, क्योंकि मौर्य काल में ईंटों का ज्यादा से ज्यादा स्तूपों में प्रयोग हो रहा था, तो शुंग काल में अब क्या विशेषता आई? शुंग काल में स्तूपों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग। ठीक, तोरण द्वारों का निर्माण, और तोरण द्वारों में बुद्ध के प्रतीकों तथा जातक कथाओं का ठीक चित्रण किया गया है। जातक कथाओं का चित्रण किया गया, ध्यान रखना। ठीक, अगर आपसे कहता है कि क्या इस काल में बौद्ध शिल्पों का निर्माण हुआ, पूछ लेगा क्या बौद्ध शिल्पाकृति बनी या बौद्ध मूर्तियां बनी या मूर्तियां बनी, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि बौद्ध मूर्तियों का निर्माण कुषाण शासकों के काल में हुआ। ठीक है, बौद्ध मूर्तियों का निर्माण जो हुआ वो कुषाण शासकों के काल में हुआ। इस काल में बौद्ध मूर्तियों का निर्माण नहीं, बल्कि ध्यान रखना कि इस काल में
जातक कथाओं, जातक कथाएं जैसा कि आपको पहले से बताया चुका है कि 547 जातक कथाएं हमारी हैं। जातक मतलब पूर्व जन्म की कथाएं। समझना है तो थोड़ा सा इसको हम बता रहे हैं, ठीक। ठीक, बुद्ध का अर्थ है ज्ञानी। बुद्ध मतलब ज्ञानी, मगर बोधिसत्व का अर्थ है ज्ञान की ओर अग्रसर। अर्थात यहां पर बोधिसत्व का निर्माण हुआ। अज्ञान की ओर अग्रसर मतलब माना जाता है कि भगवान बुद्ध कभी एकाएक जो है इतने महान नहीं बने। ये हमारे बौद्ध धर्म में कथित कहा गया है, बताया गया है कि बुद्ध ने अनेक जन्मों में जो है पुण्य कर्म किए होंगे, उसके कारण ही भगवान बुद्ध को सत्कर्म या भगवान बुद्ध कहा गया। तो उसकी कल्पना के निरूपण में प्रत्येक ठीक है विवरण दिए गए और उन्हीं कल्पनाओं को बोधिसत्व के रूप में जो है निरूपित कर दिया गया है, ठीक। और बोधिसत्व और इन्हीं को कहीं ना कहीं पर आगे चल के भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्धों, जिनको हम कल्पित बुद्धों के नाम में से ही जानते हैं, कल्पित बुद्धों के नाम से भी जानते हैं। ये कल्पित बुद्ध नेपाल के स्वयंभूनाथ मंदिर में अमिताभ अक्षोभ्य अमोघ सिद्धि रतन संभवा और वैरोचन के नाम से जाने जाते हैं। कल्पित बुद्धों में अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, वज्रपाणी, पद्मपाणी, ठीक। इस तरीके से 5 इनके भी रूप बताए गए हैं। तो ये है बुद्ध। तो ध्यान रखना कि शुंग पीरियड में इनका निरूपण किया गया, अर्थात बोधिसत्वों का, क्योंकि ये भगवान बुद्ध नहीं, बोधिसत्व मतलब ज्ञान की ओर अग्रसर। अर्थात इनका मानना था कि भगवान बुद्ध जब पूर्व जन्मों में इन्हीं रूपों में चल रहे होंगे तो उसमें ऐसे सापेक्ष में चल रहे होंगे। तो यहां पर शुंगों के पीरियड में बोधिसत्वों का निर्माण होगा, लेकिन बुद्ध का निर्माण नहीं होगा। ये कहोगे सर आप ऐसा कहा है, हमको बताए देते हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, या तो आप इस तरीके से बता दे रहे हैं तो दिक्कत हो रही। ऐसा ना भैया, अभी आप इसमें याद करेंगे सांची में, तो सांची के उत्तरी तोरण द्वार पर 5 जातक कथाएं, जिसमें शाम जातक, शरण जातक, यहां पर अभी आपको बताई भी जाएंगी जातक कथाएं, ठीक। तो कहेंगे सर बुद्ध का निर्माण नहीं, फिर ये जातक कथाएं क्या है? तो भैया जातक कथाएं मतलब बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का निर्माण, अर्थात बुद्ध को मानवीय रूप में पहले चित्रित करने की प्रणाली, कि उन्होंने इतने जन्मों में आकर के फिर बोधिसत्व प्राप्त किया होगा। उसको हम बुद्ध की मूर्तियों में कल्पना नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, पिछली बार में डिस्कस करने लगा, सर आप कहते हैं मूर्तियां नहीं बुद्ध की बनी हुई हैं, और लेकिन फिर भी ये बोधिसत्व कहां से है? तो बोधिसत्व अलग चीज है, बुद्ध अलग चीज है। शुंग पीरियड में भगवान बुद्ध की कोई भी मूर्तियां नहीं बनाई गई हैं, बल्कि उनके प्रतीकों और चिन्हों को ही पूजा गया है और उन्हीं का निरूपण किया गया है। ये शुंग काल की विशेषता है। और शुंग काल अपने में कोई स्वतंत्र कलाकृति लेकर नहीं आया, बल्कि अशोक के पीरियड में, अशोक के काल में जो स्तूप की परिपाटी की नींव पड़ी, उस स्तूप की परिपाटी को सुदृढ़ करने का जो कार्य किया गया, वो अशोक के काल में जो परिपाटी पड़ी उसको सुदृढ़ करने का जो कार्य किया गया। फिर एक बार बता रहे हैं, जो अशोक ने 84,000 स्तूपों की नींव डाली, बस उसको ठीक आगे अभी हमने वो लिख करके भी बताया था कि बढ़ाने का कार्य जो किया गया वो शुंग पीरियड में किया गया। शुंग पीरियड में ही सांची ठीक है, शुंग पीरियड में सांची
के तोरण द्वार, सांची स्तूप नहीं, सांची के तोरण द्वारों का निर्माण, भरभूत स्तूप, ठीक, भरभूत स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र, ठीक, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक, सारनाथ आदि सब के कई सारे स्तूप, जिसमें गुप्त काल भी है, शुंग पीरियड भी है, ठीक, मौर्य काल अशोक कालीन भी है निर्माण किए हुए, ठीक, धम्मे स्तूप जैसे है, ठीक, नीलकंठपल्ली स्तूप है, यही पर और कई सारे हमें भी स्तूप जिनका निर्माण हम बताएंगे, लेकिन मुख्य स्तूप हम बता रहे हैं सांची और भरभूत। ये मुख्यतः शुंग काल की देन है, और सांची और भरभूत टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, ठीक, चाहे आपका नेट हो और चाहे केवीएस हो, ये मान के चलिएगा 100% आता ही आता रहता है, ठीक, जैसा कि हम पिछले पेपर में भी डिस्कस कर बैठे हैं, ठीक, कि शुंग काल अर्थात सांची आएगी ही आएगी। सांची में कुछ चीजें बहुत ज्यादा पूछता है, जैसे सांची का निर्माण मतलब खोज किसने की थी, ठीक है, सांची को जो है इसके साथ में जो है जीर्णोद्धार कराने का कार्य किसने किया था, ठीक, ये बातें इसी के साथ में, ठीक, यहाँ के यक्ष वेक्षियों का विवरण, भरभूत में यक्ष यक्षियों का विवरण, ये बातें आपसे डिस्कस करता है और खूब कायदे से पूछता है, ठीक है। तो पहले तो हम स्तूप के निर्माण की बात करते हैं कि स्तूप की संरचना होती कैसे है। तो जैसा कि मैं पहले से बता चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इस तरीके से एक नींव बनाई जाती है, जैसे हमने ये नींव बनाई, और इस नींव को कहा जाता है मेदी, ठीक, मेदी के ऊपर उल्टा कटोरे की आकृति, ये उल्टा कटोरे की आकृति जो है इसको कहा जाता है अंडभाग, देख लीजिएगा, अंडभाग। मेधी जो ये नींव हमने बनाई थी, ये हुई मेधी, ठीक, ये हुआ आपका अंडभाग, इसके ऊपर ये इस प्रकार की आयताकार योजना में धातु मंजूषा रखी होती है, धातु पात्र रखा होता है, जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों की अस्थियां, उनके स्तूपों का विवरण, ठीक, हम ये भी बताएंगे, या जो है उनके प्रतीकों के चिन्ह, इन चीजों को जो है यहां पर निरूपित किया जाता है। इस पार्ट को कहते हैं हर्मिका, ठीक, स्तूप जो है हर्मिका, ये स्तूप का सबसे मुख्य भाग स्तूप का सबसे मुख्य भाग या पवित्र भाग होता है, ठीक, पवित्र भाग होता है। वैसे ही जैसे मंदिर में गर्भगृह होता है, वैसे ही ध्यान रखना स्तूप में हर्मिका होती है, क्योंकि हर्मिका के बगैर स्तूप का कोई महत्व नहीं होता है, जैसे मंदिर में गर्भगृह के बगैर मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक। इसके ऊपर एक यष्टि लगाई जाती है, छत लगाई जाती है, छड़ी जिसको कहते हैं, इसको यष्टि कहा जाता है, और यष्टि के ऊपर 3 छत्रप, 2 छत्रप और 1 छत्रप, ये छत्रप काहे के लगाए जाते हैं, ताकि हर्मिका पर जो बरसात या किसी प्रकार का जो बारिश का पानी या कैसे भी जिससे खराब ना होने पाए, तो उसको छांव के लिए जो है यहाँ पर 3 छत्रप, 2 छत्रप, जैसा भी हो ऐसी छत्रावलियां, इनको हम कहते हैं छत्रावली। जो ये बनाई हमने है इनको कहते हैं छत्रावली। तो ध्यान रखना कि छत्रावली लगाई जाती है। ये तो हमारा स्तूप का मुख्य भाग होगा। जैसे आप मंदिर में मंदिर का पूर्ण भाग कहते हैं, फिर उसके बाद मंदिर परिसर लिया जाता है और उसके घेरे के बाद सीधा आप उसका कोई द्वार बनाते हैं जिसको गोपुरम कहा जाता है। तो वैसे ही स्तूप हमारा निर्माण होगा। अब स्तूप के बाहरी आवरण की बात करते हैं। इसी से एक घेरा लिया जाता है, जैसे ये है हमने इतना ले लिया और हमने ये ले लिया, और इसी के सापेक्ष में ठीक जो इसके चारों तरफ इस तरीके का घेरा बनाए ऐसे, ठीक, मतलब ये स्तूप को पूरा चारों तरफ से घेर रहा है, सर्किल बना रहा है। तो ये जो है ठीक इसके इस दीवार के मतलब स्तूप के और उस दीवार के बीच का जो पार्ट है इसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ। और जो आपने ये दीवार बनाई है, ये आपने देखा है जो हमने ये दीवार बनाई है,
इसको कहते हैं वेदिका। वेदिका, वेदिका। और इसी के साथ में यहां पर जैसे ये इसके अंदर जाने के लिए ये बनाया गया हो ऐसे इस तरीके से, तो ये एक प्रकार से, ठीक। तो इसको कहते हैं, जो ये मुख्य द्वार होता है इसको कहते हैं तोरण द्वार। तोरण द्वार, इसको कहते हैं तोरण द्वार, ठीक। तोरण द्वार तथा वेदिका के खंभों को भरने के लिए यहां पर यक्ष यक्षिणियों, यक्ष यक्षिणियों अर्थात यक्ष माने पेड़ की देवी और यक्षिणी, ठीक है। यक्ष माने पेड़ का देवता, ठीक, पेड़ का देवता, पेड़ का देवता और यक्षिणी पेड़ की देवियां होती हैं, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां। और यक्ष यक्षिणियों के अतिरिक्त यहां पर जब आगे की बात अगर हम कर रहे हैं कि यक्ष यक्षिणियों के अतिरिक्त, तो ध्यान रखना कि यक्ष यक्षिणियों के अतिरिक्त यहां पर, ठीक, बोधिसत्वों की मूर्तियां, बोधिसत्वों की मूर्तियां इस गैपिंग को भरने के लिए निर्मित की जाती हैं। बोधिसत्वों की मूर्तियां इस गैपिंग को भरने के लिए निर्मित की जाती हैं, ठीक है, निर्मित की जाती हैं। तो ये तो हमारा इस तरीके से हमने आपको स्तूप की संरचना बताई, ठीक। निर्माण के आधार पर कला में स्तूपों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला संकल्पित स्तूप, उद्देशिक, ठीक, शारीरिक, ठीक, और प्रतीकात्मक। इस प्रकार से 4 प्रकार के स्तूप बताए गए हैं, ठीक। इन स्तूपों का निर्माण हमको बताना है, या इसके तो है क्या, मुख्य स्तूप जो होता है वो शारीरिक स्तूप है। शारीरिक स्तूप है। शारीरिक स्तूप 8 मिले हुए हैं जो पेपरवा में हम पढ़ करके आए हैं ऑलरेडी, जहां पर बुद्ध की अस्थियां रखी गई हों, ठीक। ऐसे स्तूपों को शारीरिक स्तूप के दायरे में रखा जाता है। जहां पर बुद्ध की अस्थियां रखी गई हों ऐसे स्तूपों को हम शारीरिक स्तूप के दायरे में रखते हैं, ध्यान रखना, शारीरिक स्तूप के दायरे में रखते हैं, ठीक। और यही हमारा मुख्य स्तूप होता है। यही हमारा मुख्य स्तूप होता है, उद्देशिक, ठीक, संकल्पित और प्रतीकात्मक। इस प्रकार के स्तूप जो छोटे छोटे स्थानों पर बनाए जाते हैं साधु संतों के द्वारा, ऐसे संकल्पित स्तूप होते हैं जो आगे भी आपको हम बिल्कुल विधिवत बताएंगे। तो ये शुंग काल की परिपाटी में इन चीजों को ही हमें अभी पढ़ना है, ठीक। और शुंग काल में इसके अतिरिक्त कोई विशेष तथ्य नहीं दिए गए हैं, खासतौर पर स्तूपों के अलावा, ठीक। तो ये तो हमारे शुंग काल के विवेचन को हमने बताया। अब शुंग काल में सबसे पहला स्तूप है वो है सांची का स्तूप, ठीक, जिसका निर्माण अर्थात आंतरिक फुहा केवल इतना पाठ जो अभी हमने आपको बताया था, ये मौर्य काल में अशोक के काल में बनाया गया ईंटों से निर्मित स्तूप है, जिसके तोरण द्वारों को मुख्यतः किसने बनाया था, ठीक है, जिसके तोरण द्वारों को मुख्यतः ठीक शुंग काल में बनाया गया था। शुंग काल में निर्मित कराया गया था, ठीक, शुंग काल में निर्मित कराया गया था। चलिए आपको बताते हैं उसके बारे में जो चीजें हैं थोड़ा सा। ठीक, शुंग राजवंश, ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं शुंग राजवंश, अभी हमने आपको बता भी दिया था कि शुंग काल 184 से यहां पर आप नोट कर सकते हैं 72 ईसा पूर्व इतना समय रहा है, ठीक। सांची का स्तूप इनमें से एक है, इसके तोरण द्वार शुंगों ने बनवाया, ठीक। ध्यान रखना, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, सांची का स्तूप इनमें से एक है जिसके तोरण द्वार शुंगों ने बनवाए। कभी कभी ऐसा आ जाता है जहां पर शुंग और मौर्य दोनों रहते हैं, ठीक है, मौर्य दोनों रहते हैं। ऐसी स्थिति में तो आपको पता ही है कि हर हालत में मौर्य ही लगाना, और मौर्य नहीं मिल पा रहा है तो फिर उसको हम शुंग काल में लगा देंगे। ये जो है हमारा आया हुआ क्वेश्चन बहुत बार रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सांची के स्तूप का विवेचन,
ठीक है, और सही क्या है, मौर्य ना, ठीक। ठीक, मौर्य ही सही होगा। उसका रीजन हमने आपको पहले से बताया, क्योंकि मुख्य स्तूप अशोक के काल में ही निर्मित हुआ है, और अशोक के काल में निर्मित होने के कारण इसको हम अशोक के ही काल का मानेंगे। मगर अगर ऑप्शन में कभी कभी नहीं होता है, ऐसा होता ना, आपको कभी कंफ्यूज कर देता है, तो चूंकि उसके बाहरी आवरण और उस पर से पत्थर की नक्काशी या पत्थर का जो है आवरण चढ़ाने का कार्य शुंगों के काल में किया गया था, लेकिन सांची के स्तूप को हम शुंग के काल में नहीं मानेंगे, उसी हाल में मानेंगे जब हमारा नहीं दिया होगा मौर्य का। ठीक, तो ध्यान रखना, शुंग सातवाहन काल, सातवाहन काल जैसा कि आपको पता, हमने पहले से समझा दिया है कि उत्तर और दक्षिण के सम्मिश्रण के कारण ही हमको जो है एक ही शैली को एक बार लिखना पड़ता है, क्योंकि उत्तर के अधीन दक्षिण कार्य किया करते थे। और इसकी परिपाटी मैंने सबसे पहले आपको क्लियर कर दी थी कि जहां पर शुंग का काल रहेगा सातवाहन ऑटोमेटिक चलेगा, क्योंकि सातवाहन का जितना भी कार्य रहता है वो शुंगों के अधीन ही माना जाता है। इसीलिए इसको लिखने में बुकों पर भी ऐसे लिखा होगा, शुंग सातवाहन काल। ठीक, अब बात करते हैं कला का विकास। ध्यान रखना कि इसमें किस कला का विकास मुख्यतः किया गया, क्या चीजें इसमें नहीं है। तो देखना, मौर्य काल में सम्राट अशोक ने, अभी मैंने पहले लिख करके बताया भी था इसको, कि मौर्य काल में सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपों के निर्माण की जो परंपरा, ठीक, मौर्य काल में सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपों के निर्माण की जो परंपरा डाली, वह शुंग सातवाहन काल में, देख लीजिएगा, वह शुंग सातवाहन काल में और अधिक विकसित हुई। ठीक, वह शुंग सातवाहन काल में और अधिक विकसित हुई। मौर्य काल का अंतिम शासक बृहद्रथ, कौन था, बृहद्रथ की हत्या कर, ठीक, मौर्य काल के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 184 ईसा पूर्व में, समय हम पहले से बता चुके हैं, 184 ईसा पूर्व में एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जो किस नाम से, शुंग वंश की स्थापना, या जो शुंग राजवंश के नाम से जाना जाता है। एक नवीन राजवंश शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, शुंग वंश के अंतर्गत मध्य प्रदेश में भरहुत, अभी हम आपको पहले से बता करके आए हैं, तथा सांची, उत्तर पूर्व भारत में बोधगया तथा उड़ीसा के क्षेत्र में, दक्षिण में अमरावती, शुंग सातवाहन काल की निर्माण की है, सबसे लंबे समय तक और संगमर में बनाया गया अकेला स्तूप अमरावती स्तूप है, उसके विवेचन की बात करते हैं, तथा नागार्जुनी कोंड, ठीक, तथा नागार्जुनी कोंड स्तूप, और पश्चिम भारत में कार्ले, भाजा, नासिक, कनेरी, पीतलपुरा, ये सारे के सारे जो है कार्ले, भाजा, नासिक, कनेरी, पीतलपुरा, इनको कहते हैं, ठीक, इनको कहते हैं विभिन्न चैत्य और विहार। ये चैत्य और विहार बनाए गए थे, जो शिला को विहार बनाए गए थे, जो शिला को काट कर बनाई गई गुफाएं हैं। इसमें आगे जब हम समझाएंगे, अभी हम स्तूपों पर ही चर्चा करेंगे, फिर इस पे हम जाएंगे। इसमें दो प्रकार की गुफाएं बनाई जाती थी। एक गुफाएं जो संपूर्ण काट करके बनाई जाती थी, किसी एक शिला को ले लिया गया और पूरी गुफा को, जैसे अजंता पूरी गुफा एक ही शिला को काट कर बनाई गई है, वैसे ही संपूर्ण गुफाओं को पूरी काट करके बनाया जाना। और दूसरी प्रकार की गुफाएं जिसमें आधा पार्ट काट कर बनाया जाना और आधा पार्ट जो है जोड़कर बनाया जाना। ऐसी गुफाएं, इनको मिथ्या गुफा, फाल्स केव के नाम से जानते हैं। ऐसी गुफा का उदाहरण मध्य प्रदेश में उदयगिरी की गुफा, ठीक, भगवत या शैव धर्म दोनों है उसमें। तो भगवत धर्म से संबंधित जो है, भगवत अर्थात भगवान विष्णु को मानने वाले, ठीक, भगवत धर्म की पहली गुफा गुप्त काल की बनाई गई है, उदयगिरी की गुफा। ठीक, ये भगवत धर्म या हिंदू धर्म से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन टीजीटी में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है कि उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं किस जो है धर्म से संबंधित है, और केवल उदयगिरी की गुफाएं। तो उदयगिरी खंडगिरी जो है हमारी उड़ीसा, ठीक, और जबकि उदयगिरी भुवनेश्वर के पास पड़ता है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास ये गुफाएं हैं। और जबकि केवल उदयगिरी गुफाएं विदिशा मध्य प्रदेश में हैं, जो गुप्त काल में बनाई गई हैं। और उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं, जो ये गुफाएं हैं, खारबेल शासक, ठीक है, कलिंग के खारबेल शासक ने इसको निर्मित कराया था। ठीक, तो शुंग सातवाहन के साथ ही कुछ मध्य भारत में हम जाएंगे तो उसमें भी जैसे गुप्त काल और खारबेल शासकों के काल में कुछ गुफाएं यहाँ पर रहेंगी। इसमें से पीतलपुरा के बाद अभी दो गुफाएं और हम इसमें ही जोड़ेंगे, जिसमें हमने बताया था उदयगिरी खंडगिरी गुफा और केवल उदयगिरी की गुफा। तो इनका भी निर्माण आगे हम यहीं पर बताएंगे, किस प्रकार ये बनती हैं। गवाक्ष, फिर छत, फिर खंभे,
फिर मुख्य द्वार, ये इसका क्रम है। ये भी बात हम बताएंगे कि ऐसा ही क्रम क्यों रहा, ठीक है। तो वो बात हमारी क्लियर हुई। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इस काल में कारले, भाजा, नासिक, कनेरी और पीतल खोरा, ठीक, कोंडाने, विदिशा आदि, हमने केवल इतनी लिखी है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो केंडाने, पीतल खोरा, विदिशा, चैत्य, ये आदि गुफाएं हमारी प्राप्त हुई हैं यहीं से, ठीक है। आदि स्थानों पर विशाल स्तूपों एवं गुहा चैत्यों, मैंने वहां पर लिख रखा है, तो वही बात आ गई, गुहा चैत्य अलग होते हैं भैया, ठीक है। और विशाल जो है स्तूप अलग होते हैं, चैत्य और स्तूपों में अंतर है, ठीक है। तो कह रहे हैं आदि स्थानों पर विशाल स्तूपों और गुहा चैत्यों का निर्माण संभव हुआ, ठीक है। ये क्लियर है, गुहा चैत्यों का निर्माण संभव हुआ किसके काल में, इसके जो है शुंग सातवाहन काल में। और इस काल में जो कला का विकास हुआ उसमें ये सारी चीजें आपकी बनाई गई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे स्तूपों के प्रकार, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि स्तूपों के प्रकार या स्तूपों को अभी हमने आपको समझाया भी था कि 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। स्तूपों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक। स्तूपों के प्रकार, तो स्तूपों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक। देख लेते हैं कौन कौन से। स्तूपों में निम्नलिखित 4 वर्ग, ठीक है। जो स्तूपों को निम्नलिखित 4 या निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है, पहले से ही मैं आपको बताया थे। सबसे मुख्य स्तूप जो होता है वो शारीरिक स्तूप ही होता है, ध्यान रखना, शारीरिक स्तूप होता है। इसमें महात्मा बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों, जैसे आपसे सांची के बारे में पूछ लेता है, अक्सर करके पूछ लेता है, तो सांची के स्तूप में कहता है कि किसकी अस्थियां संग्रहित हैं, तो सांची के स्तूप में, ठीक है, सरिपुता और मोगलीपुत्र, ठीक, इनकी अस्थियां यहां पर सांची के स्तूप में संग्रहित की गई हैं। इनके 2 शिष्यों जो शुरुआती शिष्य थे, मोगलीपुत्र और तथा सरिपुता, दोनों की अस्थियां यहीं पर जो है संग्रहित की गई हैं। तो वही कह रहा है कि शारीरिक स्तूप, तो इसमें कह रहा है इसमें महात्मा बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां तथा शरीर के अवशेष आदि रखी जाती थी, ठीक। ऐसे स्तूपों को क्या कहा गया, शारीरिक स्तूप। फिर हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, शारीरिक स्तूप ही मुख्य स्तूप है, समझ लीजिएगा इसको, ठीक, कि इसमें महात्मा बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां तथा शरीर के अवशेष आदि, ठीक, शरीर के अवशेष आदि रखी जाती थी। अभी क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट दूसरा पारिभौमिक, पारिभौमिक, ठीक। हम प्रतीकात्मक भी बताएं लेकिन इसको भी अभी बताएंगे, ठीक है। तो पारिभौमिक, इसको हम समझ रहे हैं ये कितने प्रकार का स्तूप है या कौन सा स्तूप है, ठीक। इसमें महात्मा बुद्ध द्वारा, ठीक, महात्मा बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, जैसे भिक्षा पात्र, जैसे भिक्षा पात्र, उपयोग में लाई गई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, ठीक, शरण पादुका, ठीक, आसन। जब बुद्ध या बौद्ध धर्म में, थोड़ा सा हम समझाएंगे, जब बौद्ध धर्म में कोई व्यक्ति शिष्यत्व ग्रहण करता था, कोई व्यक्ति शिष्यत्व ग्रहण करता था, तो शिष्यत्व ग्रहण करने की पद्धति को प्रवज्जा कहा जाता था, प्रवज्जा, ठीक, प्रवज्जा कहा जाता था। और प्रवज्जा में क्या क्या था, उसके सर को मुड़वा दिया जाता था। और अभी हमने बताया भिक्षा पात्र, जिसको हम भिक्षा पात्र सामान्य तौर पर कमेंडो कह देते हैं, भिक्षा पात्र, और साथ में ही पीले रंग का अंगवस्त्र दे दिया जाता था। और पीले रंग के अंगवस्त्र और भिक्षा पात्र को प्राप्त करने के बाद देखा जाता था कि ये बौद्ध संघ में शामिल हो गया है और बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया है और इसने प्रवज्जा ग्रहण कर ली है। अभी क्लियर है। तो वही कह रहा है कि इस पारिभौमिक स्तूप में बुद्ध के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन, बैठने का स्थान जो भी यूज करते थे वो लोग, ठीक, उसको जो रख करके आदि को रखा जाता था किस स्तूप में, पारिभौमिक स्तूप में, ठीक, पारिभौमिक स्तूप में। अब एक बार समझ ले फिर से कि पारिभौमिक स्तूप में जो बुद्ध के द्वारा उपयोग में लाई गई, ठीक है, बुद्ध के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं को ही मुख्यतः प्रयोग में लाया गया और उन्हीं को यहां पर पारिभौमिक स्तूप में संग्रहित कर अर्थात हरिविका में इन्हीं चीजों को रख करके स्तूप का निर्माण प्रारंभ किया गया। अब आता है उद्देशिक स्तूप, तीसरे प्रकार का, हम अभी आपको पहले से बता के आए हैं उधर, ठीक है, समझाते समय फिर से बता रहे हैं, ठीक है। उद्देशिक स्तूप, ये उद्देशिक स्तूप क्या होते हैं, इसमें वे स्तूप आते हैं, ठीक, इसमें वे स्तूप आते हैं जो महात्मा बुद्ध की जीवन की
जो महात्मा बुद्ध की जीवन की घटनाओं से संबंधित, जो महात्मा बुद्ध की जीवन की घटनाओं से संबंधित तथा उनकी यात्रा से पवित्र ही ये स्थान होता। जो उन्होंने यात्रा क्या की, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति आपको पता है कि बोध गया, ठीक, गुरबेला, ठीक है, नामक स्थान पर मुख्यतः हुई और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश आकर के सारनाथ में दिया, ठीक। और सारनाथ के बाद चलते चलते मल्लों की राजधानी श्रावस्ती में इनका निधन हुआ, ठीक। मल्लों की राजधानी श्रावस्ती में इनका निधन हुआ, ध्यान समझिएगा, मल्लों की राजधानी श्रावस्ती में इनका निधन हुआ। तो इतने सारे भ्रमण, जितना ये भ्रमण किया गया, इतने सारे भ्रमण के जो है घटनाएं जहां जहां पर उन्होंने जाकर के की या जिन जिन स्थानों पर गए और उपदेश दिया, उन स्थानों को पवित्र जो है माना गया और उन्हीं स्थानों पर जिन स्तूपों को निर्मित कर दिया गया वो स्तूप हमारे उद्देशिक स्तूप किए हैं, ठीक है। उद्देशिक स्तूप की श्रेणी में आते हैं। हमने आपको बताया कि ये भी बताया कि जाने पवित्र होने का मतलब जहां जहां पर भगवान बुद्ध ने जाकर करके अपने उपदेशों को, ठीक है, उन अपने अनुयायियों को समझाया था, उन स्थानों या बुद्ध के द्वारा वहां पर जाने की जो है घटना, ठीक है, पवित्र स्थल के नाम से जानी गई। उन्हीं पवित्र स्थानों पर, ठीक है, इन स्तूपों का निर्माण कराया गया। अगला जो स्तूप आता है उसको कहते हैं संकल्पित स्तूप। ध्यान समझिएगा, संकल्पित स्तूप, तो इसमें देख लीजिएगा ये छोटे आकार के होते थे, बहुत छोटे छोटे आकार के होते थे, ठीक है, और इन्हें बौद्ध स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता था। जो बौद्ध भिक्षु थे वो पूजा अर्चना के लिए छोटे छोटे स्तूपों को निर्मित किया करते थे। ऐसे स्तूपों को हम जो है संकल्पित स्तूप के दायरे में लेते हैं। अभी हम पहले से इसको बता चुके थे। और जो पांचवें प्रकार का स्तूप है ये इतिहास में आता है, कला में इसका उल्लेख कम मिलता है। वैसे अगर आप जाएंगे, जैसे आप अरिहंत की बुक पढ़ रहे हो, ठीक, जिसमें भारतीय कला संस्कृति है, किसी के पास आप देख लीजिएगा, या और भी बुकें हैं जहां पर अगर आप वहां पर पढ़ रहे हैं तो वहां पर इन स्तूपों को जो है 5 प्रकार का बताया गया है, लेकिन कला की किसी भी बुक में इनको 5 रूपों में नहीं बताया गया है। फिलहाल हम याद रखेंगे, अगर हमको 4 मिल रहा है तो ठीक है, और 4 नहीं मिल रहा है, 5वां आ रहा है, तो निश्चिंत होकर के हम 5वां भी लगाएंगे, ठीक। ऐसा नहीं है कि 5वां हम नहीं लगाएंगे, हम निश्चित होकर के 5 प्रकार के लगा देंगे अगर 4 ऑप्शन में नहीं मिल रहा होगा। और यदि 4 मिल रहा है तो फिर हम 4 ही लगाएंगे, क्योंकि कला में 4 प्रकार के बताए गए, ऐतिहासिक दृष्टि से स्तूपों को 5 रूपों में बताया गया है। 5वां स्तूप प्रतीकात्मक स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये भी हमने आपको समझा दिया कि इतिहास में 5 प्रकार के मिलते हैं, लेकिन कला में इसका कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता है। और प्रमाण के तौर पर हमने बता दिया कि अरिहंत की अभी उठा के देख लेना बुक, जिसमें भारतीय कला और संस्कृति दी हो, जहां पर, ठीक, अरिहंत की जिसके पास रखी हो उठा करके देखेगा, वहां पर आपको 5 प्रकार के स्तूप मिलेंगे। केसी पांडे की किसी के पास बुक देखी होगी इतिहास की, उसमें भी इनको 5 प्रकार का बताएगा। तो ये निवारण ये हुआ कि इतिहास में इसको 5 प्रकार का बताएगा, लेकिन कला में फिलहाल हम 4 प्रकार के ही स्तूपों का निर्माण पढ़ते हैं, ठीक है। मगर आ जाता है अगर 5वां और ये दिया नहीं होता है ऑप्शन 4, तो हम फिर 5 लगा के चले जाएंगे निश्चिंत होकर के, हाँ वो 5 ही से होगा, ठीक है। तो ये बात हमने आपको समझाई। तो हमने बताया स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, स्तूप के प्रकार, स्तूप का निर्माण करने की पद्धति, स्तूप कैसे निर्मित हुए उसकी बात हमने बता दिया, आपको स्पष्ट कर दिया, ठीक है। आगे हम चलते हैं अब स्तूपों की तरफ कि सबसे पहला स्तूप है क्या, स्तूपों की संरचना। अभी हम पहले से आपको बता चुके हैं और फिर वही बात हम स्पष्ट फिर से एक बार करने जा रहे हैं, स्तूपों की संरचना, ठीक है। जैसा कि हम पहले से भी आपको पहले बता भी चुके हैं, लेकिन फिर से हम एक बार आपको बता रहे हैं स्तूपों की संरचना, ठीक। स्तूपों की संरचना, स्तूपों की संरचना आरंभिक स्तूप अर्ध गोलाकार मिले हैं। कैसे मिले हैं, अर्ध गोलाकार। अभी हमने बताया उल्टा कटोरे की आकृति, तो अगर उल्टा कटोरा होगा तो अर्ध गोलाकार ऑटोमेटिक होगा, भी बना करके हमने दिखाया था। पूरा गोला आधा काट देंगे, उल्टा कटोरा हो जाएगा, आधा गोला हो जाएगा, ठीक है। तो आरंभिक स्तूप अर्ध गोलाकार मिले हुए हैं। इसमें एक चबूतरे, चबूतरे अर्थात मेधी, जो अभी हमने आपको बताया, देखो ये वाली पार्ट, ये जो पार्ट है नीचे आपको दिखाया गया है जैसे न्यू टाइप में, ये पार्ट मेधी कहा गया। तो इसमें एक चबूतरे, मेधी के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति का ढूंढा, उल्टे कटोरे की आकृति का ढूंढा बनाया जाता है, ठीक। उल्टे कटोरे की आकृति का ढूंढा बनाया जाता है, जिसे अंडभाग, लिखा वही बातें हैं, बस समझना है, दोबारा हम रिपीट भी करवा रहे हैं, जिसे अंडभाग कहा जाता है। कौन सा पार्ट, ये देखो उल्टे कटोरे की आकृति का ढूंढा, ये वाला जो है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, अंडभाग कहा जाता है, ठीक है।
अंडभाग कहा जाता है। नेक्स्ट, स्तूप की चोटी सिरे पर चपटी होती है, ऊंचाई ये देखो सिरे पर चपटी हुई चपटी होती है, जिसके ऊपर धातु अवशेष पात्र, जिसके ऊपर धातु अवशेष पात्र रखा जाता है, इसे हर्मिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे हर्मिका। जैसा कि अभी हमने आपको पहले से समझा रखा है कि स्तूप का सबसे पवित्र पार्ट जो होता है वो हर्मिका होता है, और संपूर्ण स्तूप जो होता है ये, ठीक है, वास्तुकला का दायरा होता है। वास्तुकला का दायरा होता है, ठीक, वास्तुकला और स्थापत्य कला का दायरा होता है। अपनी माइक ऑफ करें। स्थापत्य कला का, वास्तुकला का। आपसे पूछता है कि हर्मिका या इसमें से कोई भी पार्ट उठा करके पूछता है, कहता है ये काय का दायरा है, तो हम इसको कहेंगे वास्तुकला का दायरा है। और ये क्वेश्चन नेट के पेपर 2015 या 14 दिसंबर में देख लीजिएगा, आपको पहला ही दूसरा सेकंड पेपर में क्वेश्चन दिया गया था कि स्तूप किसका दायरा आता है, तो स्तूप वास्तुकला का दायरा आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको समझ के रखिएगा। जो चीजें हम बता रहे हैं आई हुई हैं उस पर जरूर फोकस कर लीजिएगा। तो सबसे पवित्र पार्ट इसका हर्मिका होता है, और ये दायरा होता है वास्तुकला का, इसको भी आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक, यह स्तूप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है हर्मिका के बीच में छड़ी ऑब्लिक यष्टि, देखिएगा ये छड़ी ऑब्लिक यष्टि, ठीक, यष्टि लगाई जाती है, जिसके ऊपरी सिरे पर 3 छत्र लगाए जाते हैं। अभी हमने बताया कि 3 भी छत्र हो सकते हैं, 2 भी छत्र हो सकते हैं और 1 भी होता है, लेकिन अधिकतर स्तूपों में 3 छत्र लगाए जाते हैं, जिनको छत्रावली कहा जाता है। बैक में हम समझा चुके हैं, ठीक है, जिनको छत्रावली कहा जाता है। स्तूप को चारों ओर से दीवारों से घेर दिया जाता है। जो स्तूप है, ये स्तूप है, इसको देखो इधर चारों ओर से ऐसे दीवारों से घेर दिया जाए, तो स्तूप को चारों ओर से दीवारों से घेर दिया जाता है। ठीक, स्तूप को चारों ओर से दीवारों से घेर दिया जाता है, इसे वेदिका कहते हैं। जो चारों ओर से घेरा गया है या चारों ओर से घेरी गई पद्धति है, इसको क्या कहेंगे? इसे वेदिका कहते हैं। स्तूप तथा वेदिका के मध्य परिक्रमा करने के लिए, अभी हम आपको बना के भी दिखाए थे, स्तूप तथा वेदिका के मध्य परिक्रमा करने के लिए भाग बना होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। अब ये क्लियर है? ठीक, स्तूप की संरचना आप अच्छे से समझ लिए हैं इसको। ठीक, और हर्मिका यष्टि इनका क्रम ऊपर से नीचे, जैसा कि बना करके दिखाया, अगर नीचे से ऊपर कहता है तो मेधी, फिर अंडभाग, फिर हर्मिका, यष्टि और छत्रावली। अगर ऊपर से नीचे की तरफ नेट वगैरह में बहुत जल्दी लगाने को आ जाता है तो छत्रावली, फिर यष्टि, फिर हर्मिका, फिर अंडभाग और फिर मेधी। ठीक, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरीके के क्रमों को याद कर लेना भैया। ये नेट और केवीएस के पेपरों में अक्सर करके एनवीएस के पेपरों में भी सीरियल पे लगाने के क्वेश्चन आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देख भी लेना, क्योंकि कभी भी इसके भी, क्योंकि अभी पिछले वाले पेपर में एनवीएस का ऑनलाइन पेपर हुआ, ठीक, सीबीटी हुआ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ, तो ये भी आपका पता है कि ये भी जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रहेगा, केवीएस भी। तो यहां पर चित्र दिखा करके उसकी परिकल्पना या उसके बारे में पूछना बिल्कुल स्वाभाविक है। आपसे एक दे दिया जाएगा कोई भी चित्र, अब वो चाहे आपका जो है, ठीक है, सती का देह त्याग धनलाल बोस का हो, और चाहे फिर आपका जो है महाराष्ट्रीयन वोमेन जो है रवि वर्मा का हो, ठीक है, और या तो चाहे भंवर, ठीक है, बालगुल कृष्णा रेड्डी का हो, ठीक है, और या तो इसी के साथ में देवी ज्योति भट्ट का हो कोई छापा चित्र। जो इनके सिलेबस में दिए हुए हैं उनके चित्रों को भी सही से देख लेना है, क्योंकि वही चित्र जो है आपको दिखा करके और आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये फलाना चित्र किसका है, किस माध्यम में है, किस सन में बना है। ये बातें भी थोड़ा सा समझ करके हमको लेकर चलनी है, क्योंकि आपको पता है कि जहां पर, ठीक है, सीबीटी अपनाया गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अपनाया गया है, वहां पर चित्र को दिखाकर उससे क्वेश्चन पूछने की परिपाटी स्वतः जोड़ दी गई है। इसका प्रमाण बैक में अभी आपने केवीएस के पेपर में, एनवीएस के पेपर में देखा, 2 सालों से निरंतर हो रहा है, ठीक है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा नेट के पेपरों में आपने देखा, और फिर ये अपना ऑनलाइन केवीएस का पेपर 180 क्वेश्चन का जो होने जा रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं पर देखने को मिलेगा। तो अभी पढ़ते भी रहेंगे, और अभी इसके बाद जो है हम चित्रों को भी आपको दिखा दिखा कर समझाएंगे कि ये वाले चित्र इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको बताई जाएंगी अभी। तो ये हमारा प्रदक्षिणा पथ, इसके बारे में मैंने आपको बताया, स्तूप क्या, स्तूप की संरचना किस तरीके की होती है, क्या चीजें इसमें आती हैं, इसके बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट हमारा जो जा रहा है वो है सांची का स्तूप। सांची या ककंदबोट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, सांची या ककंदबोट, ठीक। सांची या ककंदबोट नेट में पहला ही क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था, मेरे हिसाब से 2016 के ही पेपर में देखेगा ना, 16 के पेपर में देखिएगा तो 14 से 16 के बीच में ही पेपर में देखिएगा, आया था सांची का एक अन्य नाम क्या है। तो ध्यान रखना, सांची का जो एक अन्य नाम है वो ककंदबोट है, जो मैंने अभी आपको पहले से समझाते समय बताया था, ठीक। नेट में पूछा गया क्वेश्चन है सांची का अन्य नाम क्या है, तो नेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि ककंदबोट है। ऊपर की चीज याद कर लेना, समय 250 ईसा पूर्व पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। निर्माण अशोक अभी एनवीएस के पेपर में ही पूछा गया था, एनवीएस के पेपर में पूछा गया था कि किस काल में निर्मित है, तो निर्माण जो है इसका अशोक के काल में, अर्थात मौर्य काल में कराया गया था। खोज, ठीक, 1818 जनरल रायलेट ने की थी, पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। खोज 1818 जनरल रायलेट ने, जो पूछा जा चुका है उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। खोज 1818 जनरल रायलेट ने कराया था, ठीक। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। किस जिले में? रायसेन जिले में। टीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन कि सांची का स्तूप कहां है, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना, ठीक है। तो सांची का स्तूप रायसेन जिले में, 21 के पेपर में ही देख लीजिएगा, आपको दिखाई देगा, पूछा गया है। सांची का महास्तूप 54 फीट ऊंचा है, ठीक। सांची का महास्तूप 54 फीट ऊंचा है और 120 फीट वृत्ताकार में स्थित है, वृत्ताकार में स्थित है, ठीक है। इसका घेरा जो है 120 फीट का है, इसकी ऊंचाई जो है 54 फीट है। भोपाल के निकट एक पहाड़ी पर 3 स्तूप, जिसमें से महास्तूप सबसे बड़ा है, जिसमें से महास्तूप सबसे बड़ा है। यह स्तूप मूल रूप से ईंटों से बना है। समझाते हुए मैंने पहले ही बताया था कि अशोक के काल में जितने स्तूप बनने प्रारंभ हुए थे, वो स्तूप सारे के सारे ईंटों से ही प्रारंभ हुए थे। उस पर लाल बलुआ पत्थर का आवरण चढ़ाने का कार्य शुंग काल में किया गया है। तो इसलिए ध्यान रखना कि इसका जो मुख्य भाग है वो ईंटों से ही बना था, उसके ऊपर लाल बलुआ पत्थर का जो कार्य कराया गया था वो शुंगों द्वारा कराया गया था। शुंग काल में सातवाहन नरेशों द्वारा इसके ऊपर पत्थर जड़ा गया, जो अभी आपको बता रहे थे, तथा वेदिका एवं तोरण द्वार बनाए गए, तथा वेदिका एवं तोरण द्वार बनाए गए, ठीक। एचटेट का पेपर 2016 का देखिएगा जाकर के, हरियाणा टेट का पेपर, जहां पर क्वेश्चन आया था कि सांची के स्तूप का जीर्णोद्धार किसने कराया था, ठीक। और ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी हर दृष्टि से। ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं लाइन ये आई हुई है, इसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे सही से, ठीक। सन 1881 में, एक बार रिपीट कर रहे हैं, सन 1881 में मेजर कॉल ने, ठीक है, इसने मेजर कॉल ने इस स्तूप की सफाई करवाई, ठीक, सफाई करवाई, इस स्तूप की सफाई करवाई। स्टेट में पूछा गया है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, स्टेट में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सफाई करवाई और दीवारों की दरारों को भरवा कर गिरते हुए पश्चिमी व दक्षिणी तोरण द्वार और भूवेदिका तथा स्तूप 3 के तोरण द्वारों को यथास्थान प्रतिष्ठित करवाया। इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर ध्यान रखिएगा कि एचटेट में पूछा गया था कि जो है सांची के स्तूप का जीर्णोद्धार मतलब क्षत विक्षत होती हुई चीजों को पुनः सुसज्जित या निर्मित कराने का कार्य होता है। तो ये पूछा गया था कि जीर्णोद्धार किसने कराया है, तो ध्यान रखना कि जीर्णोद्धार मेजर कॉल ने कराया है, और वो, ठीक है, इसके तोरण द्वारों को निर्माण करवाए
मतलब जो गिरते हुए हैं और जो यहाँ पर गिरने की स्थिति में जो दरारें थी उनको भराने का भी कार्य किया है। तो सन फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, सन 1881 ईस्वी में मेजर कॉल, रिपीट कर देना, एच डेट बार बार मैं लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए कि ऐसा है, ये आया हुआ है। मेजर कॉल ने इस स्तूप की सफाई करवाई और दीवारों की दरारों को भरवा कर गिरते हुए पश्चिमी व दक्षिणी तोरण द्वार और वेदिका तथा स्तूप तीन के तोरण द्वारों को यथास्थान प्रतिष्ठित करवाए। ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है, यथास्थान प्रतिष्ठित कराया। नेक्स्ट जो है देखिएगा, सांची के स्तूपों को जनरल टेलर या मेजर टेलर ने जनता के सामने उजागर किया। मतलब इसको जो है, इसकी पूर्ण विवेचन का जो कार्य किया गया वो जनरल टेलर के द्वारा किया गया, ठीक है, जनता के सामने, ठीक है, उजागर किया, इस ओर ध्यान आकर्षित कराया, ठीक, इस ओर ध्यान भी आकर्षित कराया। अब इसमें क्या क्या विशेषताएं वो भी देखेगा कि प्रतीक रूप में बोधिसत्व की पूजा को जाते हुए ये पश्चिमी तोरण द्वार पर बनाया गया चित्र है, ठीक, प्रतीक रूप में बोधिसत्व की पूजा को जाते हुए ये चित्र आपका है पश्चिमी तोरण द्वार पर बनाया गया, ठीक है, पश्चिमी तोरण द्वार पर बनाया गया है। आगे हम देख ले रहे हैं, ठीक, नेक्स्ट हम देख ले रहे हैं, तो इसके अतिरिक्त सांची के तोरण द्वार के ऊपर इंद्र को दर्शाया गया है। किस तोरण द्वार के ऊपर, ध्यान रखना, यह पूछा गया है, ठीक, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा डिग्री कॉलेज में पेपर 2016-14 का देखिएगा, वहां पर क्वेश्चन आया था कि किस सांची के किस तोरण द्वार पर इंद्र का अंकन किया गया है। तो सांची के उत्तरी तोरण द्वार पर, ध्यान रखना उत्तरी, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है इसलिए हम बता रहे हैं, अभी उसको भी समझेंगे। उत्तरी तोरण द्वार पर इंद्र और बुद्ध का अंकन, मतलब इंद्र का अंकन दिखाया गया है किस कथा में, उत्तरी तोरण द्वार पर वेशांतर जातक नामक एक जातक कथा है और इस वेशांतर जातक की कथा में बुद्ध का अंकन किया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गया था कि सांची के किस तोरण द्वार पर इंद्र का अंकन किया गया है। तो ध्यान रखना उत्तरी तोरण द्वार पर और किस कथा में, ये भी ध्यान रखना है हमें, तो वेशांतर जातक कथा में जो है इसका जो है अंकन किया गया। हमने बताया आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर में इसको पूछा गया था, सही से अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। भगवान बुद्ध की अस्थियों के लिए युद्ध, ठीक, भगवान बुद्ध की अस्थियों के लिए युद्ध जो है ये पश्चिमी तोरण द्वार पर दिखाया गया है, नेट में पूछा गया है। कभी कभी इसको हालांकि उत्तरी तोरण द्वार सही करवाते लेकिन है नहीं, पश्चिमी तोरण द्वार पर दिखाया गया है। और जातीय युद्ध, सामान्य युद्ध जो है वो दक्षिणी तोरण द्वार पर दिखाए गए हैं। तो ये जो है इसकी कहानी जो है चित्रण की अवस्थाएं जहां जहां पर जो है जिन जिन तोरण द्वारों पर दिखाया गया है देख लेना, ठीक। महामोगलायन अभी हमने आपको पहले से बताया था, और तिस्य की अस्थियां सांची के स्तूप में मिली हुई हैं, ये टीजीटी में पूछा गया, ठीक, टीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन कि किस स्तूप में महामोगलायन तथा तिस्य की अस्थियां मिली हुई हैं। तो सांची के स्तूप में महामोगलायन तथा तिस्य की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ध्यान रखना तोरण द्वारों की स्थिति के बारे में बता रहे हैं, ठीक, सभी तोरण द्वार, जैसा कि पहला क्वेश्चन हमने केवीएस 2016 का पेपर हुआ था जिसको हम पहले से हल करवा चुके हैं पूरे पेपर को, उसका पहला ही क्वेश्चन इसी सांची से आ गया था। तो और पूछा गया था पहली लाइन में कि सांची में 2 तोरण द्वार है, तो हमने उसी को कहा था नहीं ये गलत है। तो वही बात यहाँ पर फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि सभी तोरण द्वार, सभी मतलब 4 तोरण द्वार, सभी तोरण द्वार मतलब सब वो तोरण द्वार हैं। तो सभी तोरण द्वार ईसा पूर्व पहली शताब्दी के हैं। सबसे पहले दक्षिणी तोरण द्वार बनाया गया था। कौन सा तोरण द्वार? तो सबसे पहले दक्षिणी तोरण द्वार बनाया गया था। यह मुख्य प्रवेश द्वार है, ठीक है, यह मुख्य प्रवेश द्वार है। इसके बाद क्रमशः उत्तरी तोरण द्वार जिसपे जातक कथाएं हैं, अभी आपको वो चीज बताई गई है जातक कथाएं कौन कौन सी हैं, ठीक, 5 जातक कथाएं इसमें बनाई गई हैं, जिसमें 5 जातक कथाएं हैं। पूर्वी तोरण द्वार तथा पश्चिमी तोरण द्वार बनाए गए, ठीक। पश्चिमी तोरण द्वार, तो टोटल तोरण द्वार है आपके 4, जिसमें से पहला द्वार आपका दक्षिणी द्वार जिसे मुख्य तोरण द्वार कहते हैं, और उत्तरी तोरण द्वार पर 5 जातक कथा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, 5 जातक कथाएं, ठीक। उत्तरी तोरण द्वार पर 5 जातक कथाएं क्वेश्चन पूछा गया है, याद कर लेना, ठीक है। आगे देखिएगा, सूचियों के बाहर की ओर बहुधा हाथियों की मूर्तियां हैं। सूचियों के बाहर की ओर बहुधा हाथियों की मूर्तियां हैं।
तोरण पर बुद्ध का जीवन, पूर्व जन्म की कथाएं आदि के दृश्य उभरे हुए अंकित हैं। ठीक, हमने बताया बुद्ध के जीवन या पूर्व जन्मों की कथाएं, जिनको हम जातक कथाएं कहते हैं, और हमने बताया 547 जातक कथाएं हैं। इनका अंकन मुख्यतः सांची के स्तूप में दिखाई देता है। प्रत्येक द्वार के अंदर ध्यानी बुद्ध की लगभग मानवाकार मूर्तियां हैं। ठीक, लगभग मानवाकार मूर्तियां हैं। ध्यानी बुद्ध की लगभग मानवाकार मूर्तियां हैं, ध्यान रखना, मानवाकार मूर्तियां हैं। तोरण द्वार के प्रत्येक खंभे की ऊंचाई 28 फीट 5 इंच तथा ऊपर की अलंकरणात्मक ऊंचाई 32 फीट है। ठीक, ऊपर की अलंकरणात्मक ऊंचाई 32 फीट है। तो ये आपका जो है सांची का स्तूप है, और इसके बारे में हमने अभी तक अब बताया है आपको इतना। ठीक, नेक्स्ट सांची के स्तूप को हम कंप्लीट करा दे रहे हैं। बहुत ज्यादा पार्ट नहीं है, थोड़ी सी चीजें और हैं। चलिए, कोई बात नहीं, अब काफी समय भी हो गया है। ठीक, आगे सांची के तोरण द्वार के बारे में जो है आगे से चीजें जो है वो आप कल बताएंगे आप।